Welcome to Major HS Kalsis Balnu Academy. I am Mr. Devesh, your biology faculty. तो बेसिकली आज हम एक और टेस्ट पेपर कंडक्ट करने जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी टेस्ट पेपर DM8। जैसे आपको मालूम है कि इससे पहले हमने DM7 करा था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल थ्योरी। देखो सेल थ्योरी में आपके तीन साइंटिस्टों ने अपने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, अपने बेसिकली एक स्टेटमेंट्स दी थी जिससे कि सेल थ्योरी आपकी बनी थी, ठीक है। तो जो पहला बोला गया स्टेटमेंट 1 क्या आपका, रॉबर्ट हुकी प्रपोज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। देखो बात यह है कि जो आपके रॉबर्ट हुकी थे उन्होंने क्या काम करा था, उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी उन्होंने सेल की, ठीक है। कॉइंड मतलब नाम भी, सेल का जो नाम दिया था वो आपके रॉबर्ट हुकी ने ही दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने बस डिस्कवरी करी थी और कॉइंड द टर्म। कॉइंड का मतलब होता है कि जो टर्म सेल जो टर्म दिया था वो आपके रॉबर्ट हुकी ने ही दिया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। रॉबर्ट हुकी ने आपका बेसिकली ये प्रपोज नहीं किया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बने होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, Matthias Leiden, a zoologist, stated that animals are made up of cells. एक आपके एक और साइंटिस्ट थे मैथाइस लेडेन जो थे, जो कि जूलॉजिस्ट, उन्होंने बताया था कि एनिमल्स के आपके सेल से मिलकर के बने होते हैं क्या। तो देखो पहली बात, ये जूलॉजिस्ट नहीं थे, ये थे आपके बॉटनिस्ट। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट तो ऐसे गलत हो गया कि पहले इसमें जूलॉजिस्ट बोल दिया है। जूलॉजिस्ट क्या होता है, जो कि आपके एनिमल की स्टडी करते हो, और बॉटनिस्ट जो कि आपके प्लांट की स्टडी करते हो, आपके प्लांट की स्टडी करते थे, ठीक है। ये आपके जूलॉजिस्ट नहीं थे। थर्ड स्टेटमेंट है, रुडोल्फ विर्चो एक्सप्लेन दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि जो भी नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो भी आपके न्यू सेल्स अराइज हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं, वो आपके प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से सेल प्रेजेंट है, मतलब पुराने सेल से होकर के हो रहे हैं क्या। हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट बोला था। तो स्टेटमेंट 3 ठीक है आपका। स्टेटमेंट 4 में बोला गया कि थियोडर श्वान डिस्कवर्ड द सेल न्यूक्लियस। क्या थियोडर श्वान ने आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी? नहीं। वो कौन से थे आपके, वो तो आपके रॉबर्ट ब्राउन। पहली बात तो ठीक है, कौन थे आपके, रॉबर्ट ब्राउन थे। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है आपका, रुडोल्फ विर्चो, सॉरी थियोडर श्वान, जो कि गलत ऑप्शन है आपका, मतलब गलत स्टेटमेंट है आपका। तो थर्ड भी क्या आपका, फोर्थ भी क्या आपका गलत है। तो देखो स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट ही है, 2 भी इनकरेक्ट है, 3 सही है खाली, 4 भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 and 2, 3 and 4, ओनली 3 ऑल आर करेक्ट। तो ओनली 3 वाला है ना, खाली थर्ड स्टेटमेंट सही है आपका, बाकी सारे क्या आपके इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सही कौन सही हमारा, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ अ फॉल ऑफ अ वुमन in the bathroom, the head of the femur separated of the bone and X-ray revealed that it did not fit into। देखो फीमर क्या होता है, फीमर पहली बात होता है आपका थाई का बोन होता है। इसमें क्या बोला गया कि एक लेडी थी, वो वॉशरूम में थी, वो बेसिकली बाथरूम में थी, वो गिर गई, ठीक है। गिरने के बाद क्या हुआ, फीमर का जो हेड है ना, क्या बोला इसने, द हेड ऑफ द फीमर सेपरेटेड फ्रॉम द बोन, मतलब ऑफ द बोन, मतलब फीमर का हेड। देखो फीमर का हेड क्या होता है, जैसे आपका थाई का बोन है, थाई वाला जो बोन है कौन से पार्ट में अटैच होगा, आपके ऊपर की तरफ। थाई वाला जो बोन है कौन से पार्ट में ऊपर अटैच होगा, आपके हिप वाले पोर्शन में ना, या पेल्विक वाले पोर्शन में। हिप वाले पोर्शन को हम पेल्विक वाले नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, एन एक्स-रे रिवील दैट इट डिड नॉट फिट इनटू, ये जैसे कि मान लो कि आपके फीमर का हेड है और ये आपका पेल्विक वाला पोर्शन, मतलब हिप वाला पोर्शन है, इसको हम पेल्विस के नाम से भी जानते हैं, पेल्विस। अगर वो गिरी तो बेसिकली ये जो फीमर था, ये फीमर का जो हेड था, ये क्या है, फीमर मतलब आपके थाई वाला बोन है, क्या है आपका फीमर। तो ये यहां से निकल जाएगा ना, ये बेसिकली मतलब आपके पेल्विस वाले एरिया से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। बेसिकली ये जो पहले अटैच हो रखा था इसमें ऐसे, और ये क्या हो यहां से दूर हो गया। तो बेसिकली ये वापस किस में फिट नहीं हो रहा। तो बेसिकली इस कैविटी का नाम पूछा गया, इस कैविटी का नाम, वो कैविटी जहां से आपके फीमर का हेड जाकर के अटैच होता है उसमें, उस कैविटी का नाम क्या होता है। तो देखो थाइज वाले जो कैविटी होते हैं ना, ऊपर की तरफ जो कैविटी होता है, उस कैविटी का नाम होता है आपका एसिटाब्यूलम। उस कैविटी का नाम होता है आपका एसिटाब्यूलम।
थाई की जो कैविटी होती है उसका नाम क्या होता है आपका एसिटाब्यूलम। तो इसमें एसिटाब्यूलम वाले कौन से ऑप्शन है? ग्लिनोइड आपके शोल्डर वाला होता है, एक एसिटाबुलम है। पेल्विक कैविटी का ऐसा कुछ एग्जैक्टली नाम नहीं होता, एसिटाबुलम ही नाम होता है इसका। और फोरामेन भी जो है पेल्विस का वहां पे नहीं होता ये। तो एसिटाबुलम जो कैविटी होती है वो नाम होता है। तो बेसिकली इस कैविटी से बाहर निकल गया है ना, तभी उसमें फिट नहीं बैठा दोबारा से। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस। पेल्विस मतलब होता है कि आपके जो हिप वाले पोर्शन के जो बोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल या पेल्विस बोलते हैं उस पूरे रीजन को ही हम, ठीक है। तो एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस, एसिटाबुलम एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपके फीमर का हेड जाकर के ऐसे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स को लेकर के करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल एज दे पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और आपके क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या होते हैं? आपके सेमी ऑटोनोमस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपका करेक्ट है। होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दोनों ही आपके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है, क्लोरोप्लास्ट आपकी मतलब ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बॉडी में आपके खुद के प्रोटीन फैक्ट्री मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों की बॉडी में आपके खुद के डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। Lysosomes are known as societal bag. They contain digestive enzymes that digest cells on components during cellular damage. क्या बोला गया इसमें कि बेसिकली लाइसोसोम हम सोसाइटल बैग बोलते हैं क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और अपने सेल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली आपका जो बचा कुछ रेजिडुअल पार्ट होता है सेल का वो गायब हो जाता है। अब देखो कहीं ना कहीं बात आपका ठीक है, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सोसाइटल बैग ऑफ द बॉडी बिकॉज इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ एंजाइम्स बेसिकली। एक हाइड्रोलिटिक होता है और एक होता है आपका डाइजेस्टिव। हाइड्रोलिटिक आपके सेल को बर्स्ट करता है, फटवा देता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम को डाइजेस्ट कर जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, द गोल्जी एपरेटस इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। देखो आपको मालूम है जो गोल्जी एपरेटस होता है वो बेसिकली आपके प्रोटीन का पैकेजिंग करता है, ना कि सिंथेसिस। प्रोटीन के पैकेजिंग में काम करता है। सिंथेसिस कौन करवाता है? आपका राइबोसोम हेल्प करवाता है। एक प्रोसेस होता है आपका ट्रांसलेशन, जिसमें आरएनए आपके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प मतलब प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन। उसमें राइबोसोम आपके हेल्प करवाते हैं उनके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन का लिखा गया, सिंथेसिस फॉर्मेशन की बात है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। गोल्जी एपरेटस आपकी पैकेजिंग का काम करते हैं, पैकेजिंग का, ना कि सिंथेसिस का। तो ये ऑप्शन तो आपका स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? पहला और दूसरा ही तो करेक्ट है खाली, आपका तीसरा स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या आपका सही ऑप्शन है, इसमें 1 और 2 बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, with the reference of human digestive system and excretory systems consider the following statements। आपको डाइजेस्टिव और एक्सक्रेटरी बेसिकली जहां से एक्सक्रेशन होता है उन सिस्टम्स के बारे में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, वो हम पढ़ते हैं अभी। बाइल इज सेक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर बट इट कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बोला गया कि बाइल जो रिलीज होता है वो कौन रिलीज करता है? आपका लिवर, लेकिन उसको स्टोर कौन करता है? आपका स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, और इसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी नहीं होते। अब मेरी एक बात सुनो, बात इसने ठीक बोली है कि जो बाइल जूस है वो आपका लिवर निकालता है लेकिन उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बाइल जूस जब लिवर निकालता है ना एक अच्छा खासा ज्यादा अमाउंट में निकालता है, ठीक है, और हर बार हमारे फूड में उतना ज्यादा आपका बाइल जूस चाहिए भी नहीं होता, बहुत कम अमाउंट का चाहिए होता है, क्योंकि हम फैट खाने में वैसे बेसिकली क्या देखोगे तो फैट हम बहुत कम खाते हैं ना। बाइल जूस क्या काम करता है? आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का ब्रेकडाउन करता है, तो इतनी ज्यादा बार बार जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो वो बार बार ज्यादा निकालता है। तो रिलीज तो ज्यादा करके स्टोर कहां कर जाता है? आपके गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर फिर थोड़ा थोड़ा करके आपके वापस से ड्यूडेनम वाले पार्ट में रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में रिलीज करता रहता है। तो बात ठीक है ये। हाँ, इसमें कोई आपका डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है बेसिकली आपका एक बाइल जूस में आपका क्या काम करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, फैट का ब्रेकडाउन करता है और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? आपका फैटी एसिड्स में। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट 1 क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट इज प्राइमरी प्रोड्यूस इन द किडनीज थ्रू द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। देखो यूरिया पहली बात तो आपका प्राइमरी वेस्ट है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट होता है प्राइमरी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा खासा वेस्ट होता है, टॉक्सिक मटेरियल होता है, लेकिन ये आपके किडनी में प्रोड्यूस नहीं होता। ये बात गलत लिखी हुई है, किडनी में प्रोड्यूस नहीं होता आपका यूरिया। यूरिया प्रोड्यूस कहाँ होता है तो मैं आपको बताता हूँ, लिवर में ना। देखो लिवर में होता है ये, लिवर में अमोनिया जो होता है, आपको मैं एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। देखो हमारी बॉडी में अच्छा खासा नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन यूज हो जाते हैं आपके अमीनो एसिड बनाने में, फिर वो आपके प्रोटीन बनते हैं। तो जो एक्सेसिव अमीनो एसिड, जो थोड़े बहुत अमीनो एसिड बच गए थे ना, फर्दर अमीनो एसिड जो बच गए थे, वो आप हमारी बॉडी में हाइड्रोजन के साथ तैयार करके अमोनिया बना लेते हैं, NH3 बना लेते हैं, अमोनिया बना लेते हैं। अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक मटीरियल है, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो ये जाते हैं आपके लिवर में और लिवर इनको क्या काम करते हैं, अमोनिया से कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। लिवर क्या करते हैं, इनको अमोनिया से कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। तो यूरिया जो प्रोड्यूस होता है ना, वो आपके लिवर में प्रोड्यूस होता है, ना कि आपके किडनी में। किडनी के पास जाता है, ये भेजता भी कौन है, लिवर ही भेजता है बेसिकली, ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि यूरिया जो प्रोड्यूस होता है आपका किडनी में प्रोड्यूस नहीं होता। फिल्ट्रेशन का मतलब तो छानना होता है ना, आपके पार्टिकल्स को रोकना होता है, प्रोडक्शन तो कुछ होता नहीं फिल्ट्रेशन में। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट जो बोली गई है आपकी सेकंड स्टेटमेंट, कि यूरिया जो एक वेस्ट है प्राइमरी प्रोड्यूस इन किडनीज, किडनी में प्रोड्यूस नहीं होता, वो आपके प्रोड्यूस होता है लिवर में। लिवर आपके एक्सेस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में और फिर ब्लड के थ्रू ये आपके किडनी में जाते हैं, ना कि किडनी में प्रोड्यूस होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। थर्ड है सलाइवरी अमाइलेज बिगिंस द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द माउथ। भाई प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं क्या वो, सलाइवरी अमाइलेज क्या प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं? तो फिर आपके पेप्सिन और आपका जो ट्रिप्सिन है वो क्या काम करते हैं, वो भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं, लेकिन वो माउथ में नहीं करते। पेप्सिन आपके स्टमक में, ट्रिप्सिन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में सलाइवरी अमाइलेज जो होता है उसका पीएच क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.5 to 6.7, और ये आपके कार्ब्स का ब्रेकडाउन करते हैं, स्टार्च का ब्रेकडाउन करते हैं, प्रोटीन का नहीं करते। तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है, 3 भी इनकरेक्ट है। हमें बताना करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है बेसिकली, करेक्ट ओनली वन, ओनली वन है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। देखो तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा चीजें कनेक्ट हो रही है आपकी। आपका एक चीज आपकी दूसरी चीज से कनेक्ट हुआ, फिर वो तीसरे से कनेक्ट हुआ, फिर वो चौथे से कनेक्ट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन में आपकी 5 चीजें पूछ ली जाती है और एक क्वेश्चन में आपको 4-5 चीजें आराम से याद आ जाती है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। Consider the following statement regarding viral and bacterial diseases. आपको वायरल और बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसे पहला है एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बट हैव नो इफेक्ट ऑन वायरल इन्फेक्शंस बिकॉज वायरसेस लैक देयर ऑन मेटाबॉलिक पैथवे। देखो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं आपके, एंटीबायोटिक्स वो बेसिकली आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन एंटीवायरस मतलब वायरस जो होते हैं वो आपके वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते। तो आप एक बात देख सकते हो कि देखो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना मेनली वो काम ही आपके बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म के ऊपर के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अगर एक बात बताओ, वायरस का आपने सुना है कि वायरस ना तो डेड होता है ना लिविंग होते हैं, दोनों के बीच में होता है। इन्वायरमेंट में डेड होता है, होस्ट पे आने के बाद लिविंग हो जाता है। तो एंटीबायोटिक जो होता है ना आपके बेसिकली वायरस का जो मेटाबॉलिज्म का पैथवे होता है उसको फॉलो ही नहीं कर पाता, बेसिकली वायरस के पास मेटाबॉलिक पैथवे होता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट 1 के आपका सही है, एंटीबायोटिक्स खाली आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, ना कि आपके वायरस के। सेकंड स्टेटमेंट है ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा आर कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा क्या ये आपके वायरस की वजह से होता है? देखो ट्यूबरक्लोसिस होता है आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है उसका नाम होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और दूसरे का नाम होता है आपका विब्रियो कोलेरा, जो कि आपको कोलेरा फैलाता है। ये दोनों ही एक टाइप के क्या होते हैं, बैक्टीरिया है, दोनों में से कोई भी वायरस नहीं है, दोनों बैक्टीरिया है आपके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वायरस के थ्रू होता है क्या? नहीं, सेकंड स्टैंडर्ड आपका इनकरेक्ट है। कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा एग्जांपल ऑफ वायरल डिजीजेस। कॉमन कोल्ड जो कि राइनो वायरस की वजह से होता है और इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू वायरस की वजह से होता है, क्या वो आपके वायरल डिजीज के एग्जांपल है? तो हाँ, ये दोनों आपके वायरल डिजीज के एग्जांपल होते हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें आपका? 1 and 3, 1 and 3 ओनली। कौन सा आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रोटोजोन और वेक्टर बोर्न डिजीज के ऊपर। प्रोटोजोन आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी के सरफेस पे सरवाइव करते हैं, ठीक है। और वेक्टर बोर्न मतलब जो कैरी करते हैं, जैसे मॉस्किटो ने आपका मलेरिया कैरी कर लिया, फिलेरिसिस आपके प्रोटो मतलब एक टाइप का होता है ना, फिलेरिसिस आपका एक टाइप का रिंग वॉर्म टाइप जो होता है, फिलेरियल वॉर्म जो तो कैरी करता है, वो वेक्टर जो कि कैरी करते हैं डिजीज, उनके ऊपर आपको बताना है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which is transmitted by to humans by the bite of infected Anopheles mosquito। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो पूरा स्टेटमेंट से लिखा हुआ है इसने, पूरा स्टेटमेंट कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ के थ्रू आपका होता है और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। विच इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल एनोफिलिस मॉस्किटो। एनोफिलिस में नाम ठीक लिखा हुआ है, सारा स्टेटमेंट ठीक है, बस इनकरेक्ट कहाँ है, इनकरेक्ट है आपका ये वाला पोर्शन मेल। पहली बात तो आपके मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते, दूसरी बात आपका यहाँ पे मेल जो लिखा हुआ है पूरा स्टेटमेंट सही है, खाली एक इस वर्ड पे टिका हुआ है मेल के ऊपर, ये आपके फीमेल एनोफिलिस कहलाती हैं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के एब्डोमेन में एग्स होते हैं और एग्स के डेवलपमेंट के लिए उनको ह्यूमन ब्लड, एनिमल्स का ब्लड चाहिए होता है बेसिकली, वो कैटल्स को भी काटते हैं, मैमल्स को भी काटते हैं, हमें भी काटते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फीमेल्स के एब्डोमेन में एग्स होते हैं और एग्स के डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए होता है एनिमल ब्लड, जिसकी वजह से वो आपको बाइट करते हैं। मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते आपको। पूरा स्टेटमेंट सही है, देख रहे हो आप। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा, अगर किसी बच्चे ने पूरा स्टेटमेंट एक बार में पढ़ लिया ना और उसने ये चीज स्किप कर दी मेल, वो तो एनोफिलिस पढ़ के सिर्फ टिक लगाते हैं, हाँ स्टेटमेंट में भी आपको क्या सही है। यही जगह आप गलती खाते हो, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते, फीमेल मॉस्किटो बाइट करती हैं, तो वन स्टेटमेंट आपका करेक्ट इनकरेक्ट है। कालाजार लीशमैनियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। देखो कालाजार जो होता है ये क्या होता है आपका, ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है इनको, हाँ इनको लीशमीनिया डोनोवानी जो फैलाता है, कालाजार जो फैलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीशमीनिया डोनोवानी का आपका प्रोटोजोआ है वो फैलाता है। हाँ वो सैंड फ्लाई के थ्रू होता है, तो हाँ आपके सैंड फ्लाई के थ्रू होता है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ स्प्रेड बाय से फ्लाई, ये इसमें टी साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं से फ्लाई। हाँ देखो स्लीपिंग सिकनेस आपके प्रोटोजोआ की वजह से ही कॉज होता है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी करके, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है आपका, आपका 2 और 3 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है। तो करेक्ट वाला कौन सा पूछा आपका, 2 एंड 3, 2 एंड 3 कौन सा आपका, ऑप्शन बी। देखो ऐसे ऑप्शंस में ना, ऐसे ऑप्शंस में बहुत से बच्चे धोखा खा जाते हैं और वो ज्यादातर गलत ही टिक लगा देते हैं। अगर इसमें आपने किसी ने सही पढ़ा होता तो उसने ये भी, वो फिर डी टिक लगा देते कि डी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हर एक चीज, हर एक वर्ड आप आराम से पढ़ना, एक वर्ड से भी आपका, देखो एक वर्ड से, खाली एक इस वर्ड से पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका चेंज हो गया। सारा सही था, इसमें एक भी चीज गलत नहीं थी, खाली आपका एक वर्ड नहीं चेंज करा। तो वर्ड आप ढंग से पढ़ना स्टेटमेंट बेस में, तो खासकर। स्टेटमेंट्स है एल्गी को लेकर के और ब्रायोफाइट्स मतलब एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दो ये आपके ऐसे प्लांट किंगडम है, एल्गी सबसे लोअर होता है, थैलोफाइट्स फिर से जस्ट एक ऊपर होता है आपके ब्रायोफाइट्स, के ऊपर आपके स्टेटमेंट्स है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है आपका एल्गी आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक एंड लैक वेल डिफाइंड बॉडी डिफरेंशिएशन लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। देखो एल्गी जो होता है आपका, एल्गी क्या बोला कि प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक एंड लैक्स वेल डिफाइंड बॉडी। क्या एल्गी के पास अपना खुद का बॉडी नहीं होता क्या? एल्गी के पास अगर आप देखोगे तो खुद का बॉडी नहीं होता, मतलब ना तो इसके पास रूट होता है, ना लीफ होता है, ना शूट होता है, ना स्टेम होता है, कुछ भी नहीं होता। अगर आप देखोगे तो ये ना आपको कीचड़ की तरह दिखेंगे, मर्ड की तरह दिखेंगे। और प्री एक्वेटिक, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक मतलब हाँ ये पानी में ही, मॉइस्चर रीजन के आसपास ही पाए जाते हैं मेनली। तो कहने का आपका स्टेटमेंट वन क्या है, आपका सही स्टेटमेंट है। ब्रायोफाइट्स आर ऑफन कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, सही बात है, बिकॉज दे लिव इन द सॉइल बट रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही बोल रहा है कि ब्रायोफाइट्स जो होता है, ब्रायोफाइट्स इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम रहते तो जमीन के ऊपर है, लेकिन इनको पानी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आपका ठीक है, इनको एम्फीबियन इसीलिए बोला गया है क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है, ना कि पानी में रहते तो जमीन के ऊपर है, लेकिन इनको पानी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट टू भी क्या है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, बोथ एल्गी एंड ब्रायोफाइट पोजेस अ वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम्स जाइलम फ्लम फॉर वाटर कंडक्शन। देखो यहां पे ये गलती है, ना ही आपके ब्रायोफाइट्स के पास, ना ही आपके थैलोफाइट्स के पास, ये दोनों ही आपके लोअर लेवल प्लांट्स है।
तो वस्कुलर सिस्टम जो बोला गया, जाइलम फ्लोएम बोला गया, आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल है, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तो आप एक बात बताओ मुझे खुद ही, सिंपल इतने सिंपलर प्लांट किंगडम के पास क्या आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे क्या? नहीं, प्रेजेंट होंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है ये। तो करेक्ट कौन सा है आपका? 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली कौन सा आपका स्टेटमेंट? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। अब जो क्वेश्चन पूछे गए आपको टेरिडोफाइट्स के ऊपर पूछे गए, विद रेफरेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेरिडोफाइट्स होते हैं ना आपके फर्न्स वगैरह जो होते हैं, मार्सिलिया, हॉस्टेल फर्न्स, नाम सुना होगा आपने। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पोजेस वस्कुलर टिश्यूज। देखो ये बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट आपके लगभग ज्यादातर आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही हैं। जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टेरिडोफाइट्स आपके पहले ऐसे प्लांट किंगडम होते हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा ये क्वेश्चन आपका आया ही है कहीं ना कहीं एग्जाम्स में, ठीक है। अगर टेरिडोफाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये कहीं ना कहीं हिंट जरूर करेगा कि ये पहला प्लांट होते हैं जिनके पास जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्न्स एंड हॉस्टेल्स आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप। फर्न्स एंड हॉस्टेल्स, देखो अगर मैं आपको बताऊं, फर्न्स और हॉस्टेल्स आपके सही में इस ग्रुप के एग्जांपल होते हैं। फर्न्स होता है ना जिनका जो लीफ का शेप होता है वो आपके बेसिकली वो आपके किसकी तरह होता है, स्नेक के हुड की तरह होता है। तो फर्न्स और आपका हॉस्टेल सही ऑप्शन है। लाइक मॉसेस टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सीड्स बट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। देखो बेसिकली आप कह सकते हो, बोले क्या मॉसेस के जैसे क्या टेरिडोफाइट्स आपके सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। पहली बात, जो मॉसेस होते हैं ना, मॉसेस आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स में, जो इससे भी लोअर लेवल होता है, जो इससे भी लोअर लेवल होता है, वो तो सीडी प्रोड्यूस नहीं करते। तो यहाँ पे बोला कि लाइक मॉसेस टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट, जब वो सीडी प्रोड्यूस नहीं करते, स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया ना। मॉसेस आपके सीड प्रोड्यूस करते ही नहीं है, ठीक है। तो बोला है कि जैसे कि मॉसेस अपने सीड प्रोड्यूस करते हैं, क्या टेरिडोफाइट्स अपना सीड प्रोड्यूस करते हैं? नहीं भाई, वो दोनों ही नहीं करते, तो फ्लावर भी नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, इज आर करेक्ट। तो 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी जो आपका सही ऑप्शन है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जरूर पूछे जाएंगे आपको। तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखना है, और नाम तो याद रखने किंगडम के ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? जो कि हमारी कवरिंग होती है, हमारे स्किन की कवरिंग, हमारे ऑर्गन्स की कवरिंग, हमारे ट्यूब्स की कवरिंग, सारी कवरिंग कौन मेंटेन करवाता है? आपका एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस epithelium is found in the lining of blood vessels and lung alveoli where transportation of substance occurs through a selective permeable membrane या surface। देखो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली थिन पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा थिन पाया जाता है ये, और ये अलग अलग जगह ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। इवन आपका जो सलाइवा निकलता है, इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, बहुत जो थिन लाइनिंग होती है, बहुत थिन लाइनिंग। तो इसमें क्या बोला गया कि आपका एक आर्टरी या वेन बोला गया, ब्लड वेसल्स मतलब वही बात है, आर्टरी वेन। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है आर्टरीज और वेन्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली थिन होती हैं, तो इनके यहाँ पर क्या आपका सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू से पाया जाता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है। और लंग्स, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई भी आपको मालूम है माइक्रो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना लंग्स के अंदर, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई आपका। तो कहीं ना कहीं हाँ, आपका ये भी स्टेटमेंट ठीक है, पहला ठीक है, क्योंकि उस जगह पाया जा रहा है जो दोनों के दोनों एक्सट्रीमली थिन है, और ये बात सही भी है। सिंपल स्क्वेमस आपके एक्सट्रीमली थिन वाले रीजन में पाए जाते हैं। Ciliated columnar epithelium is present in the respiratory tract to help move mucus forward to clear it। देखो ciliated, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, हल्का फुल्का, और वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ताकि आपका हेल्प म्यूकस मूव फॉरवर्ड टू क्लियर इट। तो म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस आपका एक लिक्विड या आप कह सकते हो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घूमता रहता है ताकि आपको क्लियर करता रहे। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये बात ठीक भी है आपका। सीलिएटेड, अगर इसमें सीलिया लगाओ ना, सीलिया, तो सीलिया आपके मूवमेंट में हेल्प करवाता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टू अलाउ द रैपिड रिपेयर। देखो पहली बात तो हमारा सिंपल कोल्यूमिनर से मिलकर के आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी जो होती है ना, वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है। जो स्किन की कवरिंग होती है ना, सिंपल जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है उससे मिलकर के बनी होती है, कोल्यूमिनार से मिलकर के बनी नहीं होती। कोल्यूमिनार क्या काम करता है? मेनली आपके एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करवाते हैं।
एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, देखो हमारा स्किन ठीक है सिक्रेट करता है, स्वेट सिक्रेट करता है और सिक्रेट करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन तो आपके स्किन के थ्रू मोस्टली चीजें होती नहीं है ना, ठीक है। और इतने ज्यादा हमारा रैपिड रिपेयर भी नहीं करता। रैपिड रिपेयर क्या करवाता है हमारे, रैपिड रिपेयर कौन करवाता है, हमारे डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल्स सोमेटिक सेल्स अगर रैपिडली डिवाइड करेंगे तो डिवीजन होगा, हमारे लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता डिवीजन सेल का। तो कहीं ना कहीं आपका ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो 1 और 2 ही आपका सही है, 1 और 2 ओनली, कौन सा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें आप देख सकते हो अगर आपने एपिथेलियल वाला पोर्शन पढ़ा भी है तो आपको उसके नाम सिंपल स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमिनर होता है आपके, ठीक है, बहुत सारे होते हैं आपके, ग्लैंडुलर होते हैं आपके, तो इन सब के नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका कितने लेयर से मिलकर के बना होता है, लेयर एक लेयर होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कुलर टिश्यू के ऊपर आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सा क्या है। स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। तो बोला गया कि स्ट्राइटेड मसल जो होता है वो आपके, स्ट्राइटेड मसल का मतलब क्या होता है, जो कि आपके सरफेस क्या रफनेस है, स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है रफनेस। जैसे मान लो मसल है, इसके सरफेस पे रफनेस बहुत ज्यादा है, ये होंगे आपके स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस भी ज्यादा प्रेजेंट होता है इनके पास और इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, थोड़ा सा रफ वाला होता है। तो ये आपके मोस्टली जो अटैच होते हैं बोन्स पे अटैच होता है और ये लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं, मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपका सही है। स्ट्राइटेड को हम स्केलेटल मसल के नाम से भी जानते हैं और वो ये वॉलंटरी होते हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने विल के अकॉर्डिंग और इनमें न्यूक्लियस ज्यादा पाया जाता है क्योंकि इनको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होता है और ये वॉलंटरी होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अटैच्ड टू बोन्स, बोन से अटैच होते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी एंड are found in the walls of internal organs like alimentary canal and blood vessels. Smooth muscles also known as visceral muscle, मतलब खोखले muscles also known as non-striated muscles पे रफनेस नहीं पाई जाती, ये आपके ऐसे स्पिंडल शेप के होते हैं, ऐसे स्पिंडल शेप के, एक न्यूक्लियस पाया जाता है और ये स्मूथ होते बहुत ज्यादा और ये आपके हॉलो ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग बनाते हैं, इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग बनाते, सरफेस बनाते, जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, जैसे आपका ब्लड वेसल्स हो गया। तो आपका कहने की चीज ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी आपका क्या है, ठीक है। थर्ड है, कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, दे आर इनवॉलंटरी, ब्रांच्ड एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। कार्डियक मसल्स खाली, देखो कार्डियक नाम में क्या होता है आपका हार्ट, कार्डियक मसल्स खाली आपके पाए उस जगह जाते हैं जहां पर बेसिकली हार्ट के रीजन होते हैं और ये क्या होते हैं आपके इनवॉलंटरी होते नेचर के और ये आप कह सकते हो कि एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन से शो करता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, एज आर करेक्ट, 1 2 और 3 ऑप्शन डी जो क्या आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mary sprinkled 5 kg of common salt on the grass growing on her lawn. After a couple of days, she observed that the grass had wilted and died. This was due to which of the following conditions? देखो मैरी ने 5 किलो जो सॉल्ट था ना वो स्प्रिंकल कर दिया, कॉमन सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया NaCl, ठीक है, अपने लॉन के ऊपर। कुछ दिनों बाद देखा कि ग्रास जो है ना मतलब विल्टेड होकर के मर चुकी है। This was due to which of the following condition? And एंडोस्मोसिस, टर्जिडिटी, डीप्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलिसिस। तो आप देखोगे अगर ग्रास के आसपास सैलाइन वाला कंडीशन ज्यादा हो गया, सलाइन वाला, ठीक है, मान लो ये आपका ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास है, आपको मालूम है ग्रास में थोड़ी बहुत नमी तो होती है, वाटर पार्टिकल्स तो होते हैं ग्रास में, ग्रास में वाटर पार्टिकल्स तो होते ही हैं। और अगर इसके बाहर मैंने क्या स्प्रिंकल कर दिया, इसके बाहर मैंने स्प्रिंकल कर दिया आपका सॉल्ट, जैसे मान लो येलो येलो आपके सॉल्ट है, येलो येलो के आपके सॉल्ट है, तो आपको मालूम है सॉल्ट जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आपके वाटर लविंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो सॉल्ट क्या काम करेंगे, आपके ग्रास से ना, आपके ग्रास से सारा के सारी पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ग्रास से पानी को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, ग्रास से पानी को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, क्योंकि वहां पे बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स का,
अगर बाहर कंसेशन ज्यादा होगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा और आपके पानी को ग्रास से बाहर खींच लेंगे, तो आपके प्लांट जो है वो मर जाएंगे ना। अगर आपके ग्रास के पास पानी रहेगा ही नहीं तो वो सूख करके मर जाएगा, ड्राई करके मर जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, अगर आपके मेम्ब्रेन के थ्रू पानी आसपास होता है, आपने सुना होगा उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, लेकिन आपके परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर जाना उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोसिस बोलते हैं ना। 3 टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो इसमें आपको हाइपरटोनिक वाले कंडीशन की वजह से आपके ग्रास से पानी बाहर चला गया, ग्रास से आपका पानी कहाँ चला गया, आपका बाहर चला गया, तो उसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि आपका कंडीशन कैसा दे रखा था यहाँ पर आपका हाइपोटोनिक। और एक चीज का ध्यान रखना आप कि सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट आपके वाटर को अच्छा खासा एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छा खासा अपनी तरफ खींचते हैं। सॉल्ट आपके जो होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं, आपके पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। सॉल्ट आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें क्या बोला गया था आपको, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका, NaCl, Na+ और Cl- में टूट जाता है आपके सॉल्वेंट में जाते ही, और ये अच्छा खासा आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपके ORS में, इलेक्ट्रॉल्स में बेसिकली NaCl ही तो होता है ज्यादा, जो कि आपको एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है आपकी बॉडी में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये आपका। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, इन कोलेरा पेशेंट्स suffer from vomiting and watery boils, they may die due to the। कोलेरा में, कोलेरा क्या होता है आपका, जो कि विब्रियो कोलेरा फैलाता है, ठीक है, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज होता है ना, विब्रियो कोलेरा जो होता है बैक्टीरियल डिजीज होता है। इट इज मेनली कॉज्ड बाय पैथोजन, द नेम ऑफ द पैथोजन इज विब्रियो कोलेरा। इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है ये। उसमें आपको वोमिटिंग आता है, वाटरी बॉवल्स आते हैं, लूज मोशंस होते हैं बेसिकली। दे मे डाई ड्यू टू, वो कोलेरा के पेशेंट्स मर सकते हैं, क्यों, पॉइजनिंग बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाई क्वांटिटीज ऑफ यूरिया इन द बॉडी, यूरिया का बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाना, एबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड, क्या ब्लड को एब्जॉर्ब करके वाटर, मतलब ब्लड जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन में भेज देना, एक्सक्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द वाटर बाय द किडनीज, क्या आपके किडनी सारा का सारा एक्सक्रिएट कर देते हैं, फेलियर ऑफ द किडनी, देखो फेलियर ऑफ द किडनीज तो नहीं होता, एक्सक्रिएशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द वाटर बाय द किडनीज। देखो पहली बात इसमें क्या बोला कि लूज मोशन होता है, ये नहीं बोला कि पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया का मतलब होता है बार बार यूरिनेशन। अगर किडनी एब्जॉर्ब करके एक्सक्रिएट कर देती तो आपको यूरिनेशन होता है ना बार बार। अगर किडनी बार बार आपके पानी को एब्जॉर्ब करती और एक्सक्रिएट कर देती तो आपको यूरिनेशन होता है ना बार बार, आप जा करके यूरिन करने जाते बार बार, ठीक है। तो इसमें तो वाटरी बॉवल्स बोला गया ना, वाटरी बॉवल्स का मतलब क्या आपका, लूज मोशन। इसमें लूज मोशन वाला थोड़ा ना ऑप्शन है ये। एबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन्स टू एब्जॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड, अगर आपके इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज भी देते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि हमारा पानी जो होता है ब्लड में मिक्स होकर के ही जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती आपकी। तीनों ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट है, बी सी डी आपके इनकरेक्ट है, बी सी डी। पॉइजनिंग बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाई क्वांटिटीज ऑफ यूरिया इन द बॉडी, देखो यूरिया का एक्यूमुलेट होना हमारी बॉडी में कैसे पॉसिबल है यहाँ पर। अब देखो इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी जो होती है ना पानी को होल्ड नहीं कर पाती ज्यादा देर तक। जैसे आप पानी पियोगे आपका लूज मोशन के थ्रू निकल जाएगा, जैसे आप पानी पियोगे लूज मोशन के थ्रू होकर के निकल जाएगा। तो होता क्या है, जिससे लिवर जो आपका यूरिया बनाता है ना वो जल्दी आपके पानी में मिक्स होकर के ब्लड में मिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि पानी जल्दी जल्दी निकल जा रहा है हमारी बॉडी से। दोबारा एक बात समझो, लिवर जो कि यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं वो बेसिकली अपना यूरिया कहाँ छोड़ेंगे, ब्लड में, और ब्लड में आपका पानी मिक्स होकर के जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि यूरिया जो होता है आपके पानी में ढंग से मिल नहीं पाया, क्योंकि पानी तो जल्दी जल्दी निकल जा रहा है ना, तो यूरिया कहीं ना कहीं आपके ब्लड में ही आपका क्या होता है, इकट्ठा होने लग जाता है बहुत ज्यादा। तो वो पर्सन इसलिए मर सकता है क्योंकि उसके बॉडी में यूरिया का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। यूरिया आपका क्या बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा, और यूरिक एसिड बनेगा तो फिर क्या होगा, यूरिक एसिड ना भी बनाए तो आपको मालूम है कि वो क्या काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल है हमारी बॉडी में, तो रहना ही नहीं चाहिए आपका यूरिया जो होता है, तो उसका निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा यूरिया एक्यूमुलेट होगा तो आपकी डेथ भी आराम से हो सकती है। तो स्टेटमेंट 1 क्या आपका सही स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन ए जो कि आपका सही ऑप्शन है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में यूरिया जो होगा एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस वजह से हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर is put on a dialysis machine by the doctors, the osmotic pressure of dialysis fluid should be। देखो एक पर्सन जो है वो किडनी फेलियर से
किडनी फेलियर से डायलिसिस, मतलब किडनी फेलियर उसको हो रखा है, ठीक है, तो उसको डायलिसिस वाले मशीन में डाल रखा है, डायलिसिस वाले मशीन में, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द डायलिसिस फ्लूइड शुड बी, अब देखो जो डायलिसिस का जो मशीन होता है उसमें एक फ्लूइड होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होना चाहिए। पहली बात तो देखो जिस हिसाब से आपका काम कर रहा था किडनी, उस हिसाब के थ्रू होना चाहिए वो, ठीक है। इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड, मोर देन दैट ऑफ ब्लड, लेस देन दैट ऑफ ब्लड, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो तो होना नहीं चाहिए पहली बात। अब देखो होता क्या है कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके इक्वल होना चाहिए या ज्यादा या कम होना चाहिए। अब देखो आपका किडनी फेल क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ग्लोमेरुलस खराब हो गए थे, आपके ग्लोमेरुलस जो होते हैं नेफ्रॉन के अंदर पाए जाते हैं ना, स्ट्रक्चर यूनिट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो गए थे, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ग्लोमेरुलस के खराब होने की वजह से आपका ये खराब होने लगा। लेकिन आप मेरी एक बात समझो ढंग से, अगर आपके ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ अगर आपका डायलिसिस का मशीन काम करेगा तब तो आप सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन अगर जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा ना दोबारा से। अगर बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो मूवमेंट बाहर चले जाएगी, अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो मूवमेंट अंदर चली जाएगी, अंदर की तरफ से बाहर चली जाएगी आपका। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होना चाहिए बिल्कुल आपके ब्लड के इक्वली होना चाहिए, ताकि आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में लगे कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ब्लड का सेम है तभी तो सर्कुलेट कर पाएगा ना वापस से आपकी बॉडी में दोबारा से। अगर आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा भी कम हुआ या ज्यादा हुआ तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा ढंग से आपके ब्लड को नहीं सर्कुलेट कर पाएगा और आपकी इवन डेथ भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए डायलिसिस वाले फ्लूइड का, वो क्या होना चाहिए, आपके बिल्कुल आपके ब्लड के इक्वल ही होना चाहिए, बिल्कुल आपके ब्लड के इक्वल, ना कम ना ज्यादा। कम हुआ तो भी सर्कुलेशन में दिक्कत है, ज्यादा हुआ तो भी सर्कुलेशन में दिक्कत है, जीरो तो वैसे बेसिकली होना नहीं चाहिए। तो आपके ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उतना ही आपके डायलिसिस के मशीन का फ्लूइड का जो प्रेशर होता है ऑस्मोटिक वो आपके उसके इक्वल होना चाहिए आपके ब्लड के, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट क्या आपका स्टेटमेंट, मतलब सही ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन ए, ठीक है। A squirrel is in a scary situation. The secreted adrenaline prepares the body to meet the situation. Which one of the following is not true for the situation? एक गिलहरी थी, उसके आगे क्या हुआ, एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन में आ गई, मतलब मान लो कोई आसपास कोई जानवर आ गया, कोई उसको पकड़ रहा है, तो उसके अंदर एड्रेनलिन रिलीज होगा। जैसे ही एड्रेनलिन रिलीज होगा तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है। एड्रेनलिन प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट डेंजर, तो देखो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आपका लेकिन क्या बोला गया, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोला गया, तो हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से तो आपका क्या इनकरेक्ट है ना ये। देखो हाँ एड्रेनलिन जो होता है बेसिकली कह सकते हो आप कि हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि एड्रेनलिन क्या होता है, एक टाइप का एपिनेफ्रिन होता है, आपका 3F हार्मोन होता है, फियर फाइट और फ्लाइट, या तो आप डरोगे या तो आप भाग जाओगे या तो आप लड़ोगे। तो एड्रेनलिन जो होता है हाँ हमारा फाइट करवाता है बॉडी में, तो हाँ कहीं ना कहीं ऑप्शन है क्या है, स्टेटमेंट ऑप्शन आपका ऐसे है, लेकिन हमें तो नॉट चाहिए ना, तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया ये। एक्स्ट्रा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ आर प्रोवाइडेड टू द बॉडी, जब आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है ना तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा आप कह सकते हो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, क्योंकि एड्रेनलिन क्या काम करता है, आपके ब्लड का फ्लो बहुत तेज कर देता है। आपके अगर बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड का फ्लो बहुत तेज तेज आएगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी ना। तो देखो अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें आप देखें कि उनकी वेन्स आर्टरीज कितनी फूली फूली होती है, क्योंकि उनका ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है उसके अंदर, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि उनके मसल्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। तो आप कह सकते हो एड्रेनलिन रिलीज होने के बाद आपको अच्छी खासी एनर्जी भी मिलती है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ भी मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ऑप्शन आपका सही है, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब से क्या आपका इनकरेक्ट। एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस फियर हार्मोन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड, स्ट्रेस के टाइम पर बहुत कम हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपके ब्लड में बहुत ही ज्यादा हार्मोन्स का कंसंट्रेशन आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन देखो एड्रेनलिन जो होता है ना, एड्रेनलिन वो कॉर्टिसोल भी रिलीज करवाता है। कॉर्टिसोल होता है क्या आपका, कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से ही जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से ही जानते हैं हम एड्रेनलिन को। तो कहीं कह सकते हो कि यहाँ पे बोला कि बहुत स्ट्रेस के टाइम में बहुत कम हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्लड में, नहीं भाई बल्कि बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका क्या है इनकरेक्ट है। लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, एड्रेनलिन प्रिपेयर्स द बॉडी टू रन अवे फ्रॉम डेंजर। हाँ ये बात भी मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या बताया था, फियर फाइट और फ्लाइट।
डरना, लड़ना या फिर आपका भाग जाना। तो हाँ, ये भगवा भी देते। जैसे आप एक कंडीशन देखो कि आप रात में जा रहे हो, एक गली से, एक सुनसान गली, बहुत ज्यादा रात हो रखी है, तो वहां पे ना बहुत सारे आपके ग्रुप ऑफ डॉग्स हो रखे हैं। कुछ लोग होंगे जो अपने इस डर के अपने डर से लड़ करके उनके साइड से निकल जाएंगे। कुछ मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे कि भाई इतने सारे कुत्ते सो रहे हैं तो मैं पीछे से यू टर्न ले लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, मैं वहां से यू टर्न ले लूंगा, मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि डेंजर, हमें डेंजर दिख रहा है ना कि अगर इतने सारे कुत्ते सो रहे हैं तो उनमें से कोई भी काट सकता है। ठीक है, तो बेसिकली उनसे जो बचना है वो क्या है, सही है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, आपका स्टेटमेंट क्या है आपका जी। जब हमारा स्ट्रेस होता है तो बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं और फिर हमें और ज्यादा दिक्कत होती है। सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड है आपका। स्टेटमेंट 1 है, द पल्मोनरी आर्टरी इज यूनिक बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इज ब्लड डायरेक्टली टू द एयर सैक्स। पहली बात तो देखो, पल्मोनरी आर्टरी क्या बोला गया, द पल्मोनरी आर्टरी इज यूनिक बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड डायरेक्टली टू द एयर सैक। सारा सारा गलत बोल रहा है ये। अगर आप एक बात समझोगे, देखो 4 चेम्बर्स बना लो पहले आप, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी आर्टरी जो निकलती है वो आपके राइट वेंट्रिकल से जाती है लंग्स के पास। हाँ, ये जाती है आपके पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसके पास पहले कौन सा ब्लड होता है, पहली बात तो उसके पास होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है उसके पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन रिच, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन रिच, जो कि क्या आपका इनकरेक्ट है। पल्मोनरी आर्टरी के पास ये क्या आपका लंग्स है, वो निकलता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड लेकर के, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है ऑक्सीजन रिच क्वांटिटी ज्यादा है, तो क्या आपका इनकरेक्ट है। हाँ, एल्वेलाई के पास तो ले जाता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है आपका ऑक्सीजन रिच, जो कि क्या आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड है, upon entering the lungs the pulmonary artery undergoes extensive branching to form a capillary network around the alveoli। ठीक है, जैसे ही आपके अंदर एंट्री करता है ना, आपके लंग्स के अंदर एंट्री करता है पल्मोनरी आर्टरी, तो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग कर लेता है कैपिलरिटी टू फॉर्म अ कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द एल्वेलाई। अब देखो होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताऊं, ये आपका एल्वेलाई होता है, तो इसके आसपास ना ये ब्रांचिंग कर लेता है, इसके आसपास ये ब्रांचिंग कर लेता है ताकि अच्छा खासा ब्लड जो होता है, अच्छा खासा जो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो आपके एल्वेलाई में जा पाए, बाय द डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वेलाई में जा पाए। तो ये बात ठीक है, आपका जो एंट्री करने के बाद पल्मोनरी आर्टरी एंट्री करने के बाद आपके एल्वेलाई में वो आपके ब्रांच फॉर्म कर लेते हैं, कैपिलरी फॉर्म कर लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आपके एल्वेलाई में भेज पाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ताकि एल्वेलाई कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से एल्वेलाई, ब्रोंक्यूलस, ब्रोंकस, विंड पाइप, लैरिंग्स, नेजल कैविटीज है, माउथ कैविटी से आपका जो बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तो निकलता है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। जो द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट, नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 2 तो आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये उल्टा हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट में ये ऑप्शन में क्या आपका गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो कहने कि आपका ऑप्शन ये जो वो सही ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप देखोगे इस कंडीशन में जो आपका बनता है ना, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, डायग्राम के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो आप ये छोटा सा डायग्राम याद करके रख लो, बहुत इजीली और अच्छा डायग्राम है आपका। ठीक है, तो आपको क्या ये सही है। गिवन बिलो आर सम कॉमन रिफ्लेक्सेस इन ह्यूमंस। पहला है आपका क्विक क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट फ्लैश्ड अक्रॉस। अच्छा देखो, आपको कुछ कुछ कॉमन रिफ्लेक्सेस दे रखे। पहला है क्विक क्लोजिंग ऑफ द आईलिड्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज फ्लैश्ड अक्रॉस। अचानक से आपके अगर बहुत तेज लाइट पड़ती तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है ना, क्योंकि देखो होता क्या है कि कॉर्निया जो होता है, प्यूपिल जो होता है, उसको टाइम लगता है एडजस्ट करने में। अगर आप ज्यादा लाइट में जा रहे हो, कम लाइट में जा रहे हो, अगर मान लो ज्यादा लाइट में जा रहे हो तो बिल्कुल साइज छोटा करते हैं आपके प्यूपिल जो होता है ना, साइज छोटा करते हैं ताकि कम से कम लाइट एंट्री हो पाए।
और अंधेरे में वही प्यूपिल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर हो पाए। तो कहीं ना कहीं आपका हाँ ये जो है ये क्या आपका नॉर्मल होता है क्या, ये आपका सम कॉमन एग्जांपल कॉमन रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। और भी हम देखते हैं, अप्लाई ब्रेक टू योर व्हीकल इफ एनीथिंग सडनली कम्स इन द फ्रंट। अब देखो ये क्या है, कॉमन रिफ्लेक्सेस। कॉमन रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है, बेसिकली ये हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा मतलब रिफ्लेक्सेस होता है। तो कहीं ना कहीं हाँ अगर कोई अचानक से आगे आगे तो आप ब्रेक मारोगे ना अचानक से, हाँ ठीक है। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे कॉमन रिफ्लेक्सेस थोड़ी ना है भाई, मैं प्ले कर रहा हूँ, वॉलंटरी एक्शन है, मैं अपने विल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये क्या आपका कॉमन होता है। और भी देखते हैं, कफिंग रिफ्लेक्स व्हेन द फूड इज स्वेलोड, व्हेन द फूड इज स्वेलोड एंटर्स द विंड पाइप, एंटर्स द विंड पाइप। देखो कफिंग रिफ्लेक्स जैसे कि मान लो कभी कभार होता है ना कि जब आप खाना खा रहे हो दो पाइप जाती है आपके, दो, एक जाता है विंड पाइप, एक जाता है फूड पाइप। एक जाता है विंड पाइप, ये होता है आपका विंड पाइप, और पीछे होता है आपका फूड पाइप। तो ना जैसे यहां से खाना अंदर आता है तो यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, विंड पाइप के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये खाना जो होता है यहाँ से फिसल करके आपके फूड पाइप में चला जाता है। लेकिन कभी अगर आप खाते टाइम बहुत बोल रहे हो, हंस रहे हो, तो आपका क्या होता है, खाना जो होता है ना आपके विंड पाइप में चला जाता है। तो कहने के आपका क्या है, हाँ ये बात भी ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया, देखो सबसे जरूरी है ये, द कंडीशन रिफ्लेक्सेस आर, कंडीशन जो मतलब जो कि कंडीशन लगाई गई है, जो कि आपके अपने आप नहीं होती, जो कंडीशन लगाई गई है। जैसे देखो अब कफिंग जो होता है वो अपने आप हो जाता है, आप करवाते थोड़ी ना, वो अपने आप हो जाता है, कंडीशन नहीं है। कंडीशन हम जो लगा रहे हैं वो अलग बात है। तो आपका फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो तो ये कंडीशन है, कंडीशन हमने खुद प्रोड्यूस करना कि मैं अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन है क्योंकि ये जो काम है, ये चीज है, ये मैं कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कंडीशन में आपका एक थर्ड आएगा, अप्लाई ब्रेक्स टू योर व्हीकल। हाँ ये भी कंडीशन है कि अगर मैं व्हीकल चलाता ही नहीं, अगर मैं व्हीकल में बैठता नहीं, तो कंडीशन मैंने खुद प्रोवाइड करा है ना कि हाँ मैं गाड़ी में बैठा तो मैं ब्रेक मार रहा हूँ। ये आपकी रिफ्लेक्स नहीं है, कंडीशन, कंडीशन रिफ्लेक्सेस है बेसिकली आपके। तो टू भी है। फर्स्ट क्विक क्लोजिंग, आप देखो क्विक क्लोजिंग अचानक से आप खुद भी फील करोगे कि अगर आपके आईज के आसपास लाइट बहुत ज्यादा हो गई, आप अचानक से आंखें बंद कर लो, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो है ये आपका कंडीशनड नहीं है, आपके अपने आप का रिस्पॉन्स है, अपने अपने प्यूपिल को बचाने का, अपने आई को बचाने का, अपने रेटिना को बचाने का अपना रिस्पॉन्स है। तो कंडीशन नहीं है ये। कंडीशन कौन कौन सा कंडीशन नहीं है, 1 और 4 कंडीशन नहीं है, 2 और 3 कंडीशन रिफ्लेक्सेस है। तो 2 और 3 वाला ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो कि आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 मेजर स्टेप्स इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट आर interpretation of by the brain, focusing of image, entry of light rays, transmission of nerve impulse from retina in brain, the correct sequence will be। हमें ये बताना है कि हमारी आईज में जो इमेज फॉर्म होती है या हम जो ऑब्जेक्ट देख पाते हैं उसके 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो सबसे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा, पहले कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, तीसरा कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो हमारी आईज में कम से कम एंट्री तो हो। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये रेटिना है, और यहां पर क्या आपका ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व जो कि इमेज ले जाता है। तो पहले बात कम से कम आपके अंदर एंट्री तो करे लाइट अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। तो पहले क्या आपका एंट्री ऑफ लाइट रेज, एंट्री ऑफ लाइट रेज थर्ड। सेकंड क्या होगा आपका फोकसिंग ऑफ इमेज, फोकसिंग ऑफ इमेज क्या आपका फोकस कहां होगा, इमेज का होगा ना रेटिना के ऊपर, यहां पर ऐसे फोकसिंग ऑफ इमेज। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा आपका, फोकसिंग ऑफ इमेज। तीसरा क्या आपका, देखो जब जैसे ये इमेज यहां पर बनती है ना, तो यहां पे क्या होता है आपके ऑप्टिक नर्व होते हैं, ऑप्टिक नर्व। ये आपका क्या काम करते हैं, ये आपके इमेज को क्या करते हैं, बेसिकली रेटिना से ब्रेन के पास तक ले जाते हैं, ठीक है। रेटिना से ब्रेन के पास से उल्टी इमेज ले जाते हैं, रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है, फिर वापस रेटिना आपकी इमेज को सीधी करता है और फिर आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां भेजता है, आपके ब्रेन के पास। तो कहने कहीं कौन सा होगा आपका फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये। अब ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा, ब्रेन इसको सीधा करके देखेगा कि इमेज बन क्या रही है। पहली बात तो आप जो भी इमेज सीधी देख रहे हो ना, पहली बात तो आपके रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बन रही है,
जैसे मैं अभी ये कैमरा देख पा रहा हूँ, तो ये कैमरा क्या है बेसिकली आपका, मुझे तो सीधा दिख रहा है लेकिन मेरे रेटिना पर ये में जैसे इन्वर्टेड बनी होगी, उल्टी बनी होगी, ठीक है। फिर हमारे ऑप्टिक नर्व उसको सीधा करके ले जाते दोबारा से, तो फिर आपका ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। तो पहला क्या हुआ आपका, पहला हुआ आपका एंट्री ऑफ, ठीक है, फिर हुआ आपका फोकसिंग, फिर हुआ आपका ट्रांसमिशन, फिर हुआ आपका, तो पहला क्या आएगा, पहला आएगा थर्ड, ये वाला है, सेकंड ये वाला है, फोर्थ फर्स्ट। आपका ऑप्शन सी जो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका सही ऑप्शन है। आप देख सकते हो सीक्वेंस जो आपका सीक्वेंस ऐसे चल रहा है, सही सीक्वेंस आपका। फिर acid rain is called due to polluted gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and oxides of nitrogen, the pollution which does not take place immediately after acid rain is, क्या बोला गया, एसिड रेन में आपका क्यों होता है, क्योंकि पॉल्यूटेड गैसेस जो होते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपके, और नाइट्रोजन का जो कुछ ऑक्साइड्स हो गए आपके, वो कॉज करते हैं आपके एसिड रेन, ठीक है। कौन सा पॉल्यूशन है जो कि बहुत ही जल्दी आपके एसिड रेन के बाद नहीं होगा, अचानक से एसिड रेन हो और उसके बाद वो नहीं होगा। तो मेरी बात समझो, एसिड रेन होने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये आपके क्लाउड्स हैं और ये क्या आपके बारिश हुई जब, और ये बारिश हो क्यों रही है, क्योंकि इस बारिश में, वैसे बारिश में प्रेजेंट भी क्या है आपका, SO2 प्रेजेंट है ज्यादातर, CO2 भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, अच्छा खासा प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो कौन सा पॉल्यूशन है जो कि जस्ट इसके बाद आपका टेक प्लेस नहीं करेगा, क्या वो एयर पॉल्यूशन है, देखो वाटर पॉल्यूशन तो हो जाता है अगर ये गंदे पानी में जाकर के गिरेगा, पानी में जाकर गिरेगा। सॉइल पॉल्यूशन भी हो जाता है क्योंकि जाकर के मिट्टी पर गिरता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड आके मिट्टी पे जाके गिरेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके मिट्टी पे गिरेंगे तो आपके सॉइल पॉल्यूशन भी होगा। नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इसमें देखते हैं। तो देखो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका नहीं होना चाहिए, जस्ट नहीं होना चाहिए आपके एसिड रेन के बाद। तो मेरी बात देखो कि एयर पॉल्यूशन जो है वो तो आपकी गैसेस की वजह से हो ही जाएगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड होता है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में, और क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा आपके एनवायरनमेंट में, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका एयर पॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, जस्ट बाद एयर पॉल्यूशन हो ही जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, मतलब ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आपका इनकरेक्ट है। सेकंड है आपका वाटर पॉल्यूशन। देखो बारिश हो रही है अगर आपके, तो बारिश कहने के किसी पानी के सोर्स पे तो गिर ही सकती है, या कोई भी पानी पड़ा हुआ या कुछ भी चीज पड़ा, तो पानी लिक्विड पार्ट जो पड़ा उस पर जाकर गिरेगा तो उसको भी तो पॉल्यूटेड करेगा ही आपका, तो उसको भी खराब करेगा, तो आपका वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, जस्ट बाद ही हो सकता है, तो ये भी क्या आपका इनकरेक्ट है। सॉइल पॉल्यूशन, अगर भाई मिट्टी पे जाकर के गिरेगा, वो मिट्टी पे जाकर गिरेगा तो क्या होगा, आपके मिट्टी का भी स्ट्रक्चर होगा, खराब होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका ये भी इनकरेक्ट है। डी देखो, डी क्या आपका नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, अब आप पहले मेरी बात समझो। एक तो पहले बहुत बारिश हुई, बारिश के होने के बाद जो आपके हवा में पार्टिकल्स थे, पॉल्यूटेंट्स थे, वो आपके सारे के साथ नीचे गिर गए। लेकिन अगर आप बोलोगे भाई ये तो गैसेस भी तो गिरे ऊपर से नीचे, अगर एसिड रेन है तो गैसेस भी तो नीचे गिरेगा, सही बात है, हाँ ठीक है गिरेगा। अब मेरी बात देखो, आपको मालूम है साउंड एक मैकेनिकल वेव है, साउंड है मैकेनिकल वेव, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए ना। और आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा होता है आपके सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास में होता है, फिर होता है आपके लिक्विड में, फिर होता है आपके गैस में। सबसे कम स्पीड जो होती है साउंड की, सबसे कम स्पीड जो होती है साउंड की, किस में होती है, आपकी गैस में होती है, ठीक है। तो आप एक मेरी बात देखो कि अगर आपके बारिश होने के बाद जो आपके मेजर पॉल्यूटेंट्स थे ना आपके एनवायरनमेंट में, वो तो नीचे आपके नीचे गिर गए, आपके सॉइल में चले गए, जमीन पे गिर गए आपके बारिश की वजह से। तो होगा क्या, ऊपर खाली क्या रहेगा, थोड़े बहुत गैसेज तो रहेंगे जो कि आपके एसिड रेन के थ्रू आए हैं, वो भी आपके नीचे गिर जाएंगे बेसिकली, ऊपर भी गैस नहीं, वो भी आपके नीचे गिर जाएंगे आपके रेन ड्रॉप्स के थ्रू। तो होगा क्या, ऊपर अगर आपके पार्टिकल्स होंगे ही नहीं, अगर आपके गैसेस बहुत ज्यादा कम होंगे, तो उससे दिक्कत क्या होगी, जस्ट आपके एसिड रेन होने के बाद आपके पार्टिकल्स बहुत कम हो जाएंगे एनवायरनमेंट में। और आपको मालूम है कि अगर आपका जो नॉइज पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन क्या आपका साउंड ही तो है, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए आपका एक कह सकते हो मीडियम चाहिए होता है, और मीडियम क्या है इसमें, सॉलिड। अगर आपके पार्टिकल्स बहुत कम है एनवायरनमेंट में, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि साउंड बहुत धीरे धीरे ट्रेवल करेगा, बहुत धीरे धीरे ट्रेवल। तो जिसकी वजह से अगर आपका साउंड बहुत धीरे ट्रेवल करेगा तो पॉल्यूशन होगा कहाँ आपका, नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन आपका होगा ही नहीं, जब आपका रेन होता है, एसिड रेन होता है, तो आपके सारे पार्टिकल्स को लेकर के नीचे चला जाएगा, और ऊपर आपका गैसेस भी बहुत कम होगा, तो आपका नॉइज पॉल्यूशन आपका जल्दी नहीं हो पाएगा, सडनली आपका
नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा तो सही बात है ना भाई, नहीं हो पाएगा अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन आपका नहीं होगा, जस्ट आपके एसिड रेन के बाद आपको नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। Surya's father was diagnosed with diabetes mellitus. The doctor advised him to avoid certain foods, which are the foods he should avoid eating. सूर्या के पिताजी को डायबिटीज मिलिटस हुआ है, टाइप 1 हुआ है, डॉक्टर ने बोला कुछ चीज मत खाइए। आप क्या मत खाइए, देखते हैं क्या क्या दिया गया। स्वीट्स, पी में स्वीट्स है, क्यू में आपकी लीफी वेजिटेबल्स है, आर में बनानाज है, एस में पल्सेस है। स्वीट्स भाई ये अभी आपके क्या काम करेगा, आपकी ब्लड में पहले से ही क्या है, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अगर वो ज्यादा स्वीट्स खाएंगे तो उनके ब्लड में शुगर का लेवल और बढ़ जाएगा, तो उनको डायबिटीज वो और होते जाएंगे। तो कहने के इनको क्या नहीं खाना चाहिए, इनको पी नहीं खाना, क्वेश्चन के हिसाब से इनको पी नहीं खाना चाहिए। देखो लीफी वेजिटेबल्स, क्यों क्या आपका लीफी वेजिटेबल्स, तो लीफी वेजिटेबल्स में तो आपका अच्छा खासा वाइटामिन होता है, प्रोटीन भी अच्छा खासा होता है आपका, तो कहने के कह सकते हो कि हाँ लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, कि लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। उनको जो कि नहीं खाना चाहिए, तो उनको खाना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स उनको खाना चाहिए। क्या क्या नहीं खाना चाहिए, हाँ देखो बनाना जो होता है ना, बनाना में आपका क्या होता है, पोटेशियम और स्वीटनेस, मीठापन भी ज्यादा होता है। बनाना में आपका स्वीटनेस होता है, पोटेशियम होता है, जिसकी वजह से आप मैग्नीशियम होती है, जिससे आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसमें मीठापन भी अच्छा खासा होता है बनाना में। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो तो बेसिकली आप बनाना मत खाओ। अगर बनाना खाओगे तो कहीं ना कहीं आपके शुगर जो स्पाइक कर जाएगा, आपके ब्लड में शुगर का लेवल और बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ब्लड और ज़्यादा डेंस हो जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होंगी। पी और आर मत खाओ। एस क्या होता है, पल्सेस में ज्यादा क्या होता है, पल्सेस में तो प्रोटीन ज्यादा होता है ना, तो भाई पल्सेस तो आप खाओ, पल्सेस तो हमें खाना चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बोला क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये तो खाना चाहिए। पी और आर, पी और आर क्या ऑप्शन ए ही है आपका, पी और आर, पी और आर ऑप्शन ए जो है कि आपका सही ऑप्शन है। तो अगर कोई डायबिटिक वाला पेशेंट है, डायबिटिक मेलिटस वाला पेशेंट है, तो कहीं ना कहीं उसको स्वीट नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, आपके ऐसे फ्रूट्स बेसिकली जिसमें बहुत ज्यादा स्वीटनेस होते वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। A cell of a leaf of an aquatic plant is kept in 5% salt solution for some time. The phenomenon which will take place is our, देखो a cell of a leaf of an aquatic plant, एक सेल था आपके लीफ का aquatic plant का, is kept in a 5% salt solution। अब देखो एक्वेटिक प्लांट का है, इसका मतलब इसके सेल में भी कहीं ना कहीं लिक्विड अच्छा खासा होगा, और इसके आसपास अगर मैं सॉल्ट ज्यादा रख दूंगा, सॉल्ट है ज्यादा, तो ऑब्वियसली जो है ये इसका जो वाटर लूज करके आपके इन्वायरमेंट में चला जाएगा, तो आपका सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या सॉल्ट ज्यादा है ना, 5% सॉल्ट सोल्यूशन है तो ज्यादा ही सॉल्ट है बेसिकली, 0% होता तो बाहर सॉल्ट नहीं होता। अगर बाहर सॉल्ट ज्यादा है, अगर एक्वेटिक प्लांट का सेल है, तो ये अपना पानी लूज कर देगा, और इसका पानी बाहर कहां से जाएगा, आपके इन्वायरमेंट में चला जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, क्या ये टर्जिड होगा, टफ हो जाएगा, नहीं। क्या वो प्लाज्मोलिसिस होगा, हाँ ऑब्वियसली, अगर ये लिक्विड वापस से आप ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो अपना पानी लूज करने लग जाएगा, ये तो हो सकता है इसमें। टर्जिडिटी वाला तो ऑप्शन काट ही दो। फ्लैसिडिटी मतलब क्या, ये बहुत ही ज्यादा आपका मतलब फूलने लग जाएगा, नहीं। प्लाज्मोलिसिस तो होगा लेकिन आपका फ्लैसिडिटी नहीं होगा, तो आप खाली आपका प्लाज्मोलिसिस होगा, खाली आपका प्लाज्मोलिसिस, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओनली बी, प्लाज्मोलिसिस या लाइसिस बोल लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस प्लेड क्रिकेट ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून, दिन के बड़ी दोपहरिया में खेल रहे, हिज यूरिन आउटपुट वाज मच लेस दो ही ड्रैंक प्लेंटी ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज। थॉमस भाई साहब क्रिकेट खेल रहे थे दिन में, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दिन में वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पानी पिया, लेकिन उसके बाद भी उनके यूरिन का आउटपुट बहुत कम आया। पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं उनके, किडनी रीएब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर। भाई अगर किडनी ने वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, किडनी ने बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो उससे दिक्कत क्या होगी, उससे दिक्कत ये होगी कि आप अगर वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो वाटर वापस से कहाँ चलेगा, आपके ब्लड में जाने के, अगर किडनी ने आपके वाटर को दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया तो वापस उसको ब्लड में भेज देगा,
किडनी ने अगर आपके पानी को, देखो किडनी वैसे मेनली आपके मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं ना, नेफ्रॉन्स में मेनली आपके मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है ज्यादा, लेकिन किडनी अगर पानी को एब्जॉर्ब करे दोबारा, तो पानी को एब्जॉर्ब करके दोबारा से कहाँ भेज देगी, ब्लड में भेज देगी आपके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है कि किडनी ने पानी क्या पता एब्जॉर्ब कर लिया हो, तो कहीं ना कहीं ये क्या है आपका ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स आर एक्टिव, स्वेट ग्लैंड्स अगर आपके एक्टिव हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका स्वेट रिलीज होगा, ज्यादा से ज्यादा स्वेट रिलीज होगा तो आपके स्वेट के थ्रू क्या बाहर निकलेगा, पानी और NaCl तो ज्यादा निकलेगा। तो भाई अगर पानी आपके स्वेट से ज्यादा निकल रहा है तो आपके यूरिन के लिए पानी कहाँ बचेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका ठीक ही लग रहा है। किडनी एब्जॉर्ब्स लेस वाटर, अगर किडनी आपके लेस वाटर एब्जॉर्ब करता तो कहीं ना कहीं मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है वो ज्यादा, तो कहीं ना कहीं अगर किडनी लेस वाटर एब्जॉर्ब करता तो पानी आपके ट्यूब्स के थ्रू होकर के तो आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास ही पहुंचा ना, ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर के पास, लेकिन नहीं पहुंचा, यूरिन तो उसको बहुत कम हुआ है। स्वेट ग्लैंड्स आर इनएक्टिव, भाई स्वेट ग्लैंड्स अगर इनएक्टिव होते तो बाकी और कौन से पोर्ट से उसका पानी निकलेगा, मतलब बेसिकली उनके कौन से कैविटी से, कौन से पोर्ट्स के थ्रू उसका और पानी निकलेगा, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू निकल सकता है, या यूरिन, ना यूरिन निकल रहा है ना आपका स्वेट निकल रहा है, तो पानी के निकलने के लिए और कोई पोर्ट तो है नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा, तो ये अब क्या है इनका इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या आपका 1 और 2, 2 and 3, 1 and 4, 2, 3 and 4 सही क्या आपका, सही है आपका 1 and 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप जाओगे क्या ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके एसेशन रीजन वाले, एसेशन रीजन में अगर आप देखोगे द नर्व इंपल्सेस ट्रेवल्स फ्रॉम एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन टू द एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन, रीजन है द एंड पॉइंट्स, द एंड पॉइंट पोर्शन ऑफ एक्सॉन हैज स्वोलन एंड्स विच स्टोर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो आपके एक्सॉन का जो एंड पॉइंट होता है वो स्वेलन होता है, जो कि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, विच स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो आपको एक एसेशन दे रखा है, आपको रीजन दे रखा है, तो आपको मालूम है एसेशन रीजन में हम क्या करते हैं, एसेशन रीजन में हम क्या करते हैं बेसिकली दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही है क्या, और सही है तो क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। देखो दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग ट्रू हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रीजन है वो आपके एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो पहला क्या है, द नर्व इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन टू द एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन, तो क्या देखो एक्सॉन से एक्सॉन के पास चला जाता है क्या, एक्सॉन से पहले आपके दूसरे न्यूरॉन के एंड तक जाएगा ना, बीच में गैप होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से पहले सिनेप्स जाएगा, सिनेप्स से फिर उसके टेल पर जाएगा, फिर टेल के बाद वापस से जाएगा ना उधर की तरफ। लेकिन इसने क्या बोला हुआ है कि एक ही एक्सॉन से दूसरा डायरेक्ट दूसरे के एक्सॉन में पहुंच जाता है क्या, वो दूसरे एक्सॉन में नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं आपका असर्शन जो है कि आपका इनकरेक्ट है या फॉल्स कह सकते हो आप। रीजन क्या है, द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सॉन है स्वेलन एंड्स, ठीक है, स्वेलन एंड्स होते हैं विच स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर्स, देखो हाँ इसके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और स्वेलन एंड्स भी होते हैं उनके पास, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ठीक है आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसकी वजह से आपका मैसेज जो होता है अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफर होता है अच्छा खासा, तो कहीं ना कहीं आपका रीजन तो आपका ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन आपका स्टेटमेंट क्या है, असर्शन क्या आपका इनकरेक्ट है, तो इसमें क्या जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, आपका ऑप्शन बी जो क्या आपका ऑप्शन बी क्या है सही ऑप्शन है, ठीक है। Which of the following organelles contains its own DNA and ribosomes along it to synthesize some of their own proteins? कौन सा ऐसा ऑर्गेनल होता है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से अपना खुद का प्रोटीन में थोड़ा बहुत बना सकता है। देखो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल होता है, इसका एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है, और इसके खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, राइबोसोम्स, ठीक है, और इसके पास अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जो इसका डीएनए होता है ना बहुत ज्यादा कैसा होता है, सर्कुलर नेचर का डीएनए होता है इसके पास, सर्कुलर नेचर। हमारे जो न्यूक्लियस में पाया जाता है ना, हमारे न्यूक्लियस में जो पाया जाता है वो क्या होता है आपका कॉइल्ड होता है, हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है क्या होता है आपका कॉइल्ड डीएनए होता है, लेकिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जाता है सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही सबसे कह सकते हैं सबसे मेजर ऑर्गेनल जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, क्योंकि बाय लेयर दो लेयर से मिलकर के बना होता है, इसके अंदर एक लिक्विड भी होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, इसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स भी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं क्रिस्टे बोलते हैं फोल्डिंग्स को हम। तो बेसिकली आप कह सकते हो
कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका सबसे मेजर ऑर्गेनेल होता है, एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है इनर मेम्ब्रेन में, आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास अपना खुद का राइबोसोम भी होता है, इनके पास अपना खुद का प्रोटीन फैक्ट्री भी होता है, प्रोटीन खुद का अपना फॉर्म कर सकते हैं, और इनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हाँ ये बेसिकली जो स्टेटमेंट पूछा गया कि किसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का कुछ प्रोटीन अपना खुद का भी बना सकते हैं, तो कौन बना सकता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ना तो गोल्जी, ना आपका एंडोप्लाज्मिक, ना आपका लाइसोसोम। गोल्गी बॉडीज आपके एपरेटस आपके पैकेजिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, लाइसोसोम आपके शटल बैग कहलाते हैं आपके। और एक ऑप्शन क्या था आपका एंडोप्लाज्मिक, ये भी आपके मेनली क्या काम करते, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इनके पास ना तो खुद का डीएनए होता है, हाँ खुद का प्रोटीन जो फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो आर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सही ऑप्शन क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these elements is found in all proteins but is notably absent from most carbohydrates and lipids। इन एलिमेंट्स में से पूछा गया कि कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है, कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं लेकिन लगभग सभी में एब्सेंट होते हैं, कार्ब्स में, मोस्ट कार्ब्स में और लिपिड्स में एब्सेंट होते। तो मेरी बात सुनो, आपको मैं बताता हूं प्रोटीन्स बनते किसके, आपके अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड मेनली बनता है आपके नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन मेनली बनता है आपके नाइट्रोजन से। और अमीनो एसिड से क्या बनता है फिर आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन को बनने के लिए क्या चाहिए, आपको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए। प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपकी बॉडी में अच्छा खासा नाइट्रोजन है तो अच्छा खासा अमीनो एसिड बनेगा, अच्छा खासा अमीनो एसिड बनेगा तो आपकी बॉडी में अच्छा खासा प्रोटीन बनेगा, तो आपकी मसल बिल्डिंग होगी अपने आप ही। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा जो आपके प्रोटीन में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, आपके नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन जो होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में और लिपिड्स में बिल्कुल ना के बराबर बहुत ही कम जगह पाए जाते हैं। मोस्ट कार्ब्स में तो होते ही नहीं नाइट्रोजन आपके, ना लिपिड्स में। तो नाइट्रोजन जो पाया जाता है, नाइट्रोजन एक बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस भी कहते हैं उसको, और वेस्ट भी कहते हैं, इससे आपका डीएनए भी बनता है जो कि प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। तो नाइट्रोजन आपके प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाइट्रोजन जो होता है आपका एक बेसिक कह सकते हो, बेसिक एलिमेंट होता है जिससे आपका प्रोटीन फॉर्म होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपका क्या यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन और पार्ट विथ प्राइमरी जॉब। एक तरफ आपके पार्ट है, सॉरी सॉरी, एक तरफ आपके पार्ट और एक तरफ क्या आपके निकनेम और क्या वो काम करते हैं बेसिकली। तो नेफ्रॉन है, देखो नेफ्रॉन क्या काम करता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होता है किडनी का। नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन में आपके ग्लोमेरुलस होते हैं, बोमेंस कैप्सूल होता है, हेनलीज लूप होता है, असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप जो होता है आपके। तो ये सारे आपके होते हैं आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, जो कि क्या काम करते हैं आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होते हैं आपके किडनी के। यूरिन का एलिमिनेशन करवाते हैं, मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, वाटर लेवल को बैलेंस करवाते हैं आपके क्या नेफ्रॉन। तो ए का क्या जाएगा आपका, ए का जाएगा आपका 2। फिर क्या आपका एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को हम क्या बोलते हैं आपके, जैसे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं तो वैसे आपके लंग्स के भी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एल्वियोलाई। वो क्या काम करते हैं आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, और यहाँ पे इनका एल्वियोलर मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ पे अंदर ऑक्सीजन आता है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो गैसेस एक्सचेंज होता है कहाँ होता है आपके एल्वियोलाई में होता है। बी का क्या होगा 1। प्लेटलेट्स आपके क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि प्लेटलेट्स इसको आपका रिलीज करता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन जो होता है वो फिब्रिन रिलीज करते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फिब्रिन, जो कि आपके ब्लड को क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब एक बच्चा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप ब्लड टू द होल बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका सबसे लार्ज और थिकेस्ट चेंबर होता है ना, जो कि फिर आउटर के थ्रू, अगर आप देखोगे 4 चेंबर्स है ना आपके, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहां जाता है, पूरे बॉडी पार्ट में जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, किसके थ्रू जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटा। आउटा आउटा कौन सा लेकर के जाता है आपका, ऑक्सीजनेटेड। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन ए जो आपका ऑप्शन ए क्या आपका सही ऑप्शन है। ठीक है,
ऑप्शन ए जो है कि आपका सही ऑप्शन है। When we breathe in, what is the correct sequence of the air pathway into the lungs? जब हम सांस लेते हैं सबसे पहले कहाँ पे जाती है हमारी हवा? पहले जाती है हमारी नेजल कैविटी में, फिर जाती है लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स में, फिर जाती है फेरिंग्स, फिर जाती है ट्रैके, फिर जाती है ब्रोंक्स, फिर जाती है एल्विलाई। तो आप एक चीज देखो, हाँ नेजल कैविटी में तो पहले जाती है आपकी, नेजल कैविटी के बाद आपकी कहाँ जानी चाहिए? जैसे कि मान लो ये है आपका बक्कल कैविटी और ये आपका नेजल कैविटी। जहां पर बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी खुलती है ना उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये वो जगह होती है जहां पर फूड और एयर साथ में जाती है। हाँ तो नेजल कैविटी के बाद कहां जाएगा वो आपके फेरिंग्स। कौन सा ऑप्शन? नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स। तो दो ऑप्शन है, ए और डी। ए और सी तो ऐसे कट गए आपके, क्योंकि नेजल कैविटी के बाद लैरिंग्स है और उसके बाद ट्रैकिया है, दो आपके फेरिंग्स वाले। ठीक है, फेरिंग्स के बाद यहाँ पर होता है आपका लैरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। हाँ तो इनके बाद लैरिंग्स होना चाहिए, दोनों में लैरिंग्स है। ठीक है, लैरिंग्स के बाद होता है आपका क्या? ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? आपका विंड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? आपका विंड पाइप। तो हाँ लैरिंग्स के बाद आपका ट्रैकिया में जाना चाहिए, विंड पाइप। यहाँ पे ट्रैकिया, यहाँ पे क्या है? ब्रोंकाई है। यहाँ पे सीधा ही आपके ब्रोंकाई भेजा है, इसके बीच में आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी आता है, फिर आता है आपका ब्रोंकाई, फिर आता है आपका ब्रोंकाई। तो देखो नेजल कैविटी के बाद कहां जाएगा? आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहां जाएगा? आपके लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद कहां जाता है? आपके ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया के बाद जाएगा आपके ब्रोंकाई में। तो सही ऑप्शन क्या है? फिर ब्रोंकाई के बाद आपके लास्ट में ब्रोंक्यूलस, फिर एल्वियोलाई में। तो सही जो आपका स्टेटमेंट होगा, सही जो आपका होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन बी। ये करेक्ट सीक्वेंस दिखा रहा है आपका, करेक्ट सीक्वेंस। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन एल्वियोलाई। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन इसमें बी। ठीक है, based on the given figure identify the structural as well as functional unit of kidney। देखो आपको मालूम है नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमने अभी एक ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? आपके बेसिकली देखो ये बहुत हाईली कॉइल्ड होते हैं। बेसिकली इसका तो वैसे सी है, लेकिन अगर आप देखोगे ये क्या होता है? आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो कि क्या होता है? आपका साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। ये जिस कैप में प्रेजेंट होता है उस कैप का नाम होता है आपका बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। और ये जो आपके लूप होते हैं बहुत सारे, एसीटी, पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, तो इनको हम लूप बोलते हैं, हेनलीज लूप बोलते हैं। बाद में आपको कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के फिर जाता है आपके ब्लैडर में। तो इसमें बेसिकली आपका नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन को तुम बोलते हैं, नेफ्रॉन को तुम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो क्या होता है आपका नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इसमें कौन सा डिनोट करेगा? नेफ्रॉन आप डिनोट करेगा सी वाला पोर्शन। कौन सा वाला पोर्शन? आपके सी वाला पोर्शन। तो सी वाला पोर्शन कौन सा? आपका ऑप्शन सी में सी ही है। ठीक है, तो इज द करेक्ट ऑप्शन। Harry played a cricket on a hot summer afternoon. His urine output was much less, though drank plenty of water. What could be the possible reason? Cause हरी ने पानी पिया एक हॉट समर डे में और क्रिकेट खेल रहा था वो, ठीक है, तो उसका यूरिन का आउटपुट बहुत कम आया। तो कौन सा पॉसिबल रीजन हो सकता है इसमें? किडनी एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। किडनी ने बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट, यूरिन बन ही नहीं पाया, यूरिन कम बन पाया। तो कहने का ये ठीक है आपका। स्वेट ग्लैंड्स आर एक्टिव। क्यों भी ठीक है, अगर स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होंगे तो ज्यादातर पानी आपके स्वेट्स के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, लेकिन किडनी के थ्रू नहीं निकलेगा ज्यादा, मतलब यूरिन के थ्रू नहीं निकलेगा। किडनी एब्जॉर्ब्स लेस वाटर। किडनी अगर आपका लेस वाटर एब्जॉर्ब करते तो वो वाटर कहाँ जाता आपके? यूरिन बनने के लिए चला जाता, लेकिन यूरिन तो बना ही नहीं, कम बना। स्वेट ग्लैंड्स आर इनएक्टिव। अगर स्वेट ग्लैंड्स अगर आपके इनएक्टिव होते तो और आपके बॉडी में कौन से पोर्शन से आपका पानी निकलेगा? तो ये भी क्या आपका इनएक्टिव है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। आपका एक्टिव होना चाहिए तभी तो आपके यूरिन के पास कम जाएगा पानी ना। तो आर और एस तो गलत है, पी और क्यू ही ठीक है। पी और क्यू, पी और क्यू क्या आपका करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, आपको दो दिखा रखा है इसमें, दो फिगर दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। गिवन फिगर ए एंड बी शो डैश एंड डैश स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपके क्रोमोसोम जो इक्वेटर पर आ गए, इक्वेटर पर ये होते हैं आपके स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो कि क्या काम करते हैं, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और आपके क्रोमोसोम्स को एक इक्वेटर पे खींचते, इक्वेटर पे। जब आपके क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आते हैं तो वो कौन सा शो करता है आपका, जब क्रोमोसोम्स आपके इक्वेटर पे आते हैं उसको बोलते हैं मेटाफेज, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, मेटाफेज। तो मेटाफेज में मेनली क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना स्पिंडल फाइबर्स, उनको खींच करके इक्वेटर पर ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेटाफेज होगा आपका क्या, ए वाला मेटाफेज होगा। तो इसमें से कौन सा है, प्रो है, टीलो है, एन है, सी ही है आपका पहला मेटाफेज। लेकिन एक बार हम ये वाला फिगर भी देख लेते हैं। बी में क्या है देखो, अब जैसे ही ये ऐसे खींच रहा था तो आपका क्या था, इक्वेटर पे, लेकिन इसे बहुत तेज खींचा तो जो आपके क्रोमोसोम्स है ना वो आपके इक्वेटर के पास जाने लग गए। ये इस इक्वेटर पे जाने लग गया और ये इस इक्वेटर पे जाने लग गया, अगर दोनों अलग अलग इक्वेटर पे जाने लग गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफेज बोलते हैं। वो मेटाफेज के बाद होता है। तो आपका ऑप्शन सी ही सही है। मेटाफेज में क्या होता है कि आपका मिडल में आने लग जाता है, एम से याद रखना, मेटाफेज एम से याद रखना, मिडल में आपके क्रोमोसोम्स मिडल में आने लग जाते हैं, इक्वेटर पे आने लग जाते हैं, क्योंकि इनको खींचा कौन, स्पिंडल फाइबर खींच, इसकी वजह से मिडल में आ जाते हैं। और एनाफेज में ये टूट करके ये इस एंड पे, इस एंड पे जाने लग जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सही है आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द फिलिफॉर्म apparatus इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। देखो यहाँ पे बोला गया कि फिलिफॉर्म apparatus जो होता है, फिलिफॉर्म apparatus जो होता है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। देखो फिलिफॉर्म apparatus काम क्या करता है, पहले बात सुनो। यहां से जब आपका पोलन ट्यूब आता है ना, तो पोलन ट्यूब को मालूम नहीं होता कि एक्सेल कहां पर, इसमें आपके दो पोलन न्यूक्लियाई होते हैं, दो पोलन न्यूक्लियाई, पोलन ग्रेन्स के दो न्यूक्लियस होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, फिलिफॉर्म apparatus क्या काम करते हैं कि भाई पोलन ट्यूब जो होता है ना, ये पोलन ट्यूब ये पूरे प्लांट में आपके बेसिकली आपके पूरे ओव्यूल में, एम्ब्रियो में, या उसके बाहर का जो लेयर होता है, ओवरी होता है, वहां पे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इनको मालूम नहीं होता कि एक्सेल कहां पर है। तो बेसिकली जो फिलिफॉर्म apparatus होता है वो आपके सिनर्जिड्स के जस्ट नीचे होता है, सिनर्जिड्स के जस्ट नीचे होता है। और अगर आपका पोलन ट्यूब जो कभी फिलिफॉर्म apparatus के कांटेक्ट में आ गया ना, तो फिलिफॉर्म apparatus क्या करता है, इट गाइड्स पोलन ट्यूब टू रीच egg cell, इट गाइड्स पोलन ट्यूब टू रीच egg cell। आपके जो फिलिफॉर्म apparatus होते हैं क्या काम करते हैं, वो आपके पोलन ट्यूब को वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, egg cell तक पहुंचने के लिए कौन हेल्प करते हैं, आपके फिलिफॉर्म apparatus। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका, किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके, ये बेसिकली सिनर्जिड्स का। ये सिनर्जिड्स तो है, ये जो नीचे के जो दो है ये आपके क्या सिनर्जिड्स ही तो है। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके, सिनर्जिड्स के तो हुए ना बेसिकली। तो आपका फिलिफॉर्म apparatus जो है वो सिनर्जिड्स के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, दो सिनर्जिड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ये, जो ये हेल्प करते हैं आपके पोलन ट्यूब को, हेल्प करते हैं कि ये बेसिकली आपके एक्सेल तक आ पाए और उनको क्या करे, फर्टिलाइज करे या फ्यूज करे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। तो देखो आज का जो आपका टेस्ट पेपर था इसमें आपके बहुत ही टाइप के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन थे। इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आपका असर्शन रीजन था, इसमें आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। सारे ही क्वेश्चन लगभग कर लिए हमने, जो सारे वैरायटीज के टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं हमने सारे ही क्वेश्चन आज वाले टेस्ट पेपर में हमने करा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहीं के साथ हम अपनी क्लास ओवर करते हैं, मिलते फिर अपने नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।